हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। बजट में जो नियम, कायदे, कानून लाए गए थे वो सभी आज से लागू होंगे। इसके अलावा भी कई नए सरकारी नियम या पुराने नियमों में बदलाव होंगे जो आपके बजट पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसमें एक और जहां PF खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव होगा, वहीं क्रिप्टो जैसे डिजिटल एसेट पर 30% की बढ़ोतरी होनी है। नए वित्तीय वर्ष में नए नियम, डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो और NFT पर 30% टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। PF खाते पर टैक्स और 2.5 लाख से ज्यादा हो तो 20 करोड़ के टर्नओवर पर भी GST का ई चालान लगेगा। तो पैन आधार लिंक नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका बजट आज बदलेगा। 10% तक के दवाएं महंगी हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनियां भी दाम बढ़ाने जा रही हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनियां प्रोजेक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं। स्टेशनरी सामान भी महंगे होंगे। तो ये तमाम बदलाव आज से देखने को मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष में नए बदलाव, नए नियम। चलिए, तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत और नए नियम भी बन रहे हैं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा लोगों पर, इसके लिए चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन और भोपाल से विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार का रुख करेंगे। स्टार, आप लंबे समय से जो है व्यापारिक खबरों की कवरेज करते रहे, किस तरीके का असर जो नए नियम बनेंगे उसका असर पड़ेगा लोगों पर और व्यापारी पर? देखिए, लगभग देखा जाए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत है और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। क्या हो गया है, समझ लीजिए आज से लागू हो चुके हैं वो सारे नियम। जैसे सबसे पहले बात कर ले टोल की। टोल जो प्रदेश भर में टोल लगते थे वो बढ़ गए हैं, उसके दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज हालांकि राहत है उसमें कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की बात करें, चाहे टैक्सेशन की बात कर ले, GST की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ले, तमाम चीज़ों में बदलाव हुए। बैंकिंग नियम्स में कुछ चेंजेस हुए हैं जो सीधा व्यापारी पर असर करता है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पे। और जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, ऊपर से अब टोल देश भर, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में टोल, जो अलग अलग जगह टोल रहते हैं उस पर भी दाम बढ़ गए हैं। नई दरें आज से लागू हो गई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा। और वो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा का बढ़ा हुआ रहेगा असर, वो दूसरी वस्तुओं पर पड़ता है, जिससे व्यापारियों के सामने एक नई चुनौती होगी, क्योंकि रेट्स बढ़े हुए रहेंगे। और साथ ही साथ जो नए कड़े प्रावधान किए गए, चाहे GST की बात कर ले, चाहे IT की बात कर ले, या फिर दूसरे जो पॉलिसीज है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसको लेकर, तो ये तमाम चीजों को लेकर व्यापारियों के सामने भी खासी दिक्कतें होने वाली है। चलिए, विवेक पटैया भोपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश में किन किन सेक्टर में कितना असर पड़ सकता है? आज से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष में महंगाई का तड़का आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज से जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उसमें कई जरूरी सेक्टर जो है जहां पर जनता का सीधा जुड़ाव उनसे होता है, वहां पर भी दाम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यदि बात करें तो दवाइयों की, तो जरूरी दवाइयां करीब 800 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसमें पेन किलर है, एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, इनके दामों में 10% से अधिक का इजाफा आज से देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सफर करना आज से महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स के दाम पहले से ही जो है ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आज से फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10% से लेकर 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक जो है टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रॉपर्टी के दाम
मध्य प्रदेश में भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी को लेकर नई कलेक्टेड गाइडलाइन जारी के अनुसार जो है दाम बढ़ गए हैं। कई ऐसी लोकेशंस हैं जिनके जो दाम है वो काफी बड़े हैं प्रॉपर्टी के, और इसलिए भोपाल में भी कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर प्रॉपर्टी के दाम काफी तेजी से आज से जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा जो डुप्लेक्स यदि आप खरीदते हैं तो उसके प्रति वर्ग मीटर जो निर्माण का जो खर्च है वो भी आज से बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ने इसमें भी इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही पीएफ अकाउंट यदि किसी कर्मचारी का है और उसमें 2.5 लाख से अधिक की राशि जमा है तो उस पर जमा ब्याज पर भी आज से आपको पीएफ देना होगा। आज से कई ऐसी जरूरी सेवाएं हैं जिन पर जो है टैक्स और जो उनके जो दाम है वो काफी बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो जनता पर महंगाई की दोहरी मार कह सकते हैं इस नए वित्तीय वर्ष में आज से दिखाई देगी सबको। चलिए, तो खासा असर पड़ने वाला है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रुक करेंगे एक और अहम खबर का। तो 31 मार्च तक रजिस्ट्री कराने पर अब कलेक्टर गाइडलाइन में मिलने वाली 40% छूट का लाभ लेने के लिए देर रात तक रायपुर पंजीयन कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। 31 मार्च को एक ही दिन में 809 लोगों ने रजिस्ट्री करवाया है, जिसके कारण लोगों को अपनी बारी के लिए 5 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। देर रात तक यहां पर लाइन लगी रही, लोगों की भीड़ जमा रही। एक ही दिन में पंजीयन कार्यालय को लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। अधिकारी ने बताया कि इस बार हर साल की अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ राजस्व हासिल किया है। 31 मार्च की रात तक पंजीयन कार्यालय ने अपने इस साल के टारगेट के 575 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 730 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर लिया है। तो पिछले साल मार्च में ही 46,194 दस्तावेज जमा हुए थे। सात 8 साल के बाद इतनी आज के तारीख जो 31 तारीख को लगभग हमारे यहाँ पूरा जिले में 850 दस्तावेज के पंजीयन किए गए हैं, और जिसमें लगभग एक दिन में लगभग 10 करोड़ की आय अर्जित कर लिया गया है। रुक करेंगे एक और अहम खबर का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठकें लगातार जारी हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज भी बैठक लेंगे। 12 बजे सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठकें जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज भी बैठकें लेंगे। 12 बजे सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए, स्टार जन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, जानना चाहेंगे, पीएल पुनिया ने फोकस कर दिया है कि पार्टी को पूरी तरह से चार्ज करना। आज बैठकों में क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, कांग्रेस इस समय सत्ता में है छत्तीसगढ़ में और अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में किसी भी हाल में इस सत्ता को वापस नहीं खोना चाहती कांग्रेस। इसीलिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अभी से रिचार्ज करने का काम शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरुआत कल महंगाई मुक्त भारत अभियान के माध्यम से देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बता दूं, पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं और लगातार वो हर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि उन्होंने बैठक की थी, परसों जब आए थे उन्होंने तब भी बैठक की और लगातार बैठक करके निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को एंगेज करके रखना है और सरकार की जो उपलब्धियां है रही है उसको जनता के बीच तक पहुंचाना है। इसी सिलसिले में राजीव भवन जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर आज एक और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम प्रदेश पदाधिकारी जो है वो शामिल रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से जो महंगाई मुक्त भारत अभियान है उसका आंदोलन आगे बढ़ाना है, खैरागढ़ उपचुनाव में किस तरीके से आगे प्रदर्शन करना है कांग्रेस का, और इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन या फिर घर घर तक कांग्रेस की बातों को कैसे पहुंचाना है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और जिम्मेदारियां अलग अलग स्तर पर, युवाओं को अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, महिला कांग्रेस को अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, सेवा दल को अलग दी जानी है। तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए, तो ये बैठक के दौरान बहुत कुछ तय होने वाला है। इस वक्त बने रहिए आप स्टार। इस वक्त एक और बड़ी राजनीतिक खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा, ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जीतने के 24 घंटे के भीतर ये घोषणा पूरी कर दी जाएगी। 24 घंटे में जिला बनाने की घोषणा हो जाएगी। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति यहां लगाई जाएगी।
तो सालेवारा को भी तहसील बनाया जाएगा, ये भी घोषणा अपने घोषणा पत्र में की है। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। गंडई छुई खदान में 30 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, नया बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है और क्या इसके मुख्य मुद्दे, इस पर बात करेंगे। सर, आपने घोषणा पत्र जारी किया, इसमें मुख्य मुद्दे अगर बात करें तो कौन कौन? भाई, मुख्य रूप से खैरागढ़ को जिला बनाने के बाद जिसका नामकरण छुई खदान और गंडई तीनों शहर को जोड़ा जाएगा और यहाँ देवव्रत जी की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी, चौक का भी निर्माण किया जाएगा और यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के परिकल्पना की गई है जिस घोषणा पत्र में। आपने एक चीज और बोली है कि जैसे ही प्रत्याशी जीतेगा 24 घंटे के अंदर इसकी सभी मांगे पूरी हो ये विश्वास हमने दिलाया। जिला की घोषणा है जो 24 घंटे के अंदर पूरा कर दें। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने कहा है कि जो घोषणाएं उन्होंने की है, खासकर जिला बनाने की जो घोषणा की है, वो अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतती है तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पे जिला बना दिया जाएगा। और जो भी कमिटमेंट किए हैं, जिस तरह से सरकार के बारे में बोला जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो उसी भरोसे के साथ उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की है, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 खैरागढ़। चलिए, कांग्रेस की घोषणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम ने कांग्रेस का घोषणा पत्र ट्वीट भी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कमेंट उसमें आया है। कांग्रेस सरकार 3 साल में 1 रुपए का निर्माण नहीं करा पाई है। देवव्रत सिंह जब कांग्रेस में थे तब प्रताड़ित किया, अब उनकी प्रतिमा बनाने की बात कह रहे हैं। स्टार जन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। स्टार, जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी हुआ, तमाम बिंदुओं को हमने भी सुना, जिस तरीके से घोषणाएं की है सीएम भूपेश बघेल ने, लेकिन उस पर पूर्व सीएम का रिएक्शन भी आया है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो अब बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या उम्मीदें की जा सकती है? देखिए, लगातार जिस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना रखा है इस उपचुनाव को लेकर। पहले तो लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को कैंपेनिंग के लिए उतार दिया गया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर कैंपेनिंग के लिए गए और घोषणा पत्र भी कल जारी किया गया। घोषणा पत्र को देखा जाए तो उन्होंने घोषणा पत्र कल ही उन्होंने देखा जाए तो 4 नए तहसील के 4 नए डिवीजन के साथ साथ 23 तहसीलों की भी घोषणा की थी, बनाया गया और उसी तरह से खैरागढ़ को भी जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो निश्चित तौर पर इसका गहरा असर पड़ेगा खैरागढ़ की जनता पर, क्योंकि जैसा कल भी हम बात कर रहे थे कि जब नए तहसील या फिर डिवीजन बनते हैं या जिले बनते हैं तो लोगों को अपने दैनिक काम के लिए जो दूर दराज जाना पड़ता है, मुख्यालय तक जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। तो एक साथ ही साथ खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय जो वहाँ की लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की बात कही है, उसको पहल करेंगे करके। तो ये एक भावनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है और इसका निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा लगता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिस प्रकार से ट्वीट किया कि निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं, तो ये जनता के सामने सारी चीजें हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया है। और बीजेपी इन्हीं बातों को लेकर कह रही है कि वो कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगी। तो ये खैरागढ़ की जनता तय करेगी कि वो किसके साथ जाती है। लेकिन ये है कि जुबानी जंग इस समय काफी तेज देखने को मिल रही है, काफी लगातार बयानबाजी जारी है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर और इसी बीच में जनता किसका साथ देती है ये देखने की स्थिति होगी। चलिए, तो ये माना जा सकता है खैरागढ़ जो बीजेपी की सीट रही है, लेकिन पिछली बार JCCJ से विधायक रहे देवव्रत सिंह। अब देखना यह होगा कि अब इस पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बढ़ते आगे बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आवास का घेराव करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी के कथित हमले का विरोध किया जाएगा। तो 30 मार्च को दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के घर हमले का आरोप लगाया है। तो आज दिल्ली की घटना पर बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर का घेराव करेगी। जितेंद्र हवाईत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, किस तरीके का ये प्रदर्शन होगा?
देखिए, दिल्ली में जिस तरह से घटना हुई है, कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके घर पर जिस तरह से हमला हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसको लेकर आप पार्टी का विरोध है। आप पार्टी का ये कहना है कि भाजपा इसके पीछे शामिल है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का जो परसदा स्थित निवास है, यहाँ पर बीजेपी आज माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी यहाँ पर आज परसदा स्थित निवास का यहाँ पर घेराव करेगी, जहाँ पर धर्मलाल कौशिक के निवास का यहाँ पर घेराव किया जाएगा। हालांकि जो आंदोलन आप पार्टी ने यहाँ पर रखा है वो गांधी तरीके से रखा है, वो गुलदस्ता और फूल लेकर जाएंगे, कुछ पोस्टर्स लेकर जाएंगे और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर यहाँ पर किया जाना है। आम आदमी पार्टी ने से लेकर प्रशासन को भी अपनी जानकारी दी है। अगर ये कहें कि देखें तो आम आदमी पार्टी भी अपनी सक्रियता धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। इसी कड़ी में इस तरह से दिल्ली में घटना हुई, कथित तौर पर जो कहा जा रहा था कि बीजेपी ने हमला ये किया है, जिसको लेकर आप पार्टी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के परसदा निवास का घेराव कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरीके से जीत हुई आम आदमी पार्टी की खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच रुक करेंगे एक और अहम खबर का। परीक्षा पर आज चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों को संबोधित करेंगे और छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी छात्रों को तनाव से मुक्ति का मंत्र भी देंगे। सीएम शिवराज भी भोपाल में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम होगा। तो छात्रों को आज मंत्र देंगे पीएम मोदी, परीक्षा का मंत्र देंगे, किस तरीके से परीक्षा पास की जाए। तो आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम शिवराज भी आज छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। उधर देश के प्रधानमंत्री छात्रों से चर्चा करेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज चर्चा करेंगे। विवेक पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे उधर पीएम मोदी आज छात्रों से चर्चा कर रहे हैं, सीएम शिवराज भी चर्चा करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? परीक्षा पे चर्चा के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी छात्रों से संवाद करेंगे और दिल्ली में ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसका सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के तमाम जो केंद्रीय स्कूल है, उसके साथ साथ जो नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है, इनमें इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल में मॉडल स्कूल में इस दौरान प्रधानमंत्री के परीक्षा से पे चर्चा कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो भी मॉडल स्कूल में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जो है छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो टिप्स है, कैसे छात्रों को तनाव से दूर रहना है, कैसे जो है पढ़ाई का जो टेंशन नहीं लेना है, किस तरह जो है पढ़ाई करनी है, तनाव से दूर किस तरह रह सकते हैं, तमाम टिप्स जो है प्रधानमंत्री छात्रों को देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब जो है सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा जो है काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के बाद दोपहर 12 बजे छात्रों से सीधा संवाद करेंगे भोपाल से ही, और इसका भी सीधा प्रसारण जो है सभी प्रदेश के स्कूलों में किया जाएगा। छात्रों के साथ मुख्यमंत्री सीधे जुड़ेंगे और परीक्षा पे के साथ साथ जो है छात्रों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री सुझाव भी देंगे, सलाह भी देंगे और छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। चलिए, तो देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुखिया आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। बढ़ते आगे, रीवा के राजनिवास भवन में हुए रेप कांड में आज पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और आरोपियों को पुलिस की टीम ने सिविल लाइन थाने से लेकर कोर्ट तक के लिए पैदल जुलूस भी निकाला। इस दौरान न्यायालय में काफी विवाद की स्थिति बनी रही। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इसके साथ ही घटना में शामिल मुख्य आरोपी महंत संतराम के घर में आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज कर दिया। हालांकि घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 4 लोगों को पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था प्रथम दृष्टया और उसके बाद फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों को आज जेल भेजा गया है। इसमें से विनोद पांडे पहले गिरफ्तार था, वो जेल चला गया, और दूसरा जो आरोपी था हमारा सीताराम, उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मेडिकल छात्र चेतन पाटीदार की संदिग्ध मौत के बाद परिजन ने कॉलेज प्रबंधन पर रैगिंग और हत्या का आरोप लगाया है। इधर सरकार ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये उस होनहार मेडिकल छात्र का सुसाइड लेटर या कहें आखिरी खत है जिसने देखे थे सुनहरे भविष्य के सपने। इंदौर के जाने माने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में पढ़कर वो डॉक्टर बनना चाहता था, परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। उज्जैन के रहने वाले MBBS के छात्र चेतन पाटीदार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 26 मार्च को चेतन ने खत के जरिए कॉलेज प्रबंधन से हॉस्टल छोड़ने की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रबंधन ने उसकी एक न सुनी और परेशान होकर उसे मौत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। परिजन तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि चेतन की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। उनका कहना है कि चेतन टॉपर छात्र था। उसने इसी साल MBBS में दाखिला लिया था, लेकिन शुरुआत से ही सीनियर छात्र उसे परेशान कर रहे थे। परिजन का आरोप है कि इसकी शिकायत भी चेतन कई बार कॉलेज प्रबंधन से कर चुका था। रैगिंग से तंग आकर वो एक बार हॉस्टल छोड़कर घर भी आ गया था। हॉस्टल छोड़ना चाह रहा था, उसकी इच्छा थी कि मैं बाहर से आ जाया करूँगा तो इतना परेशान नहीं करेंगे कि जो सीनियर छात्र हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि उन्होंने उसका मर्डर कराया, कंप्लीट मर्डर है ये, नॉट ए सुसाइड, दिस इज अ मर्डर, कंप्लीट प्लान मर्डर। मर्डर करने के बाद उसको रस्सी पे टांगा गया है। 4 भाई बहनों में चेतन सबसे छोटा था। उसके पिता मौलाना गांव में ही खेती करते हैं। बड़ा भाई दीपक भी पिता के साथ हाथ बटाता है। वहीं 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। परिवार का एक बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना था, लेकिन चेतन की मौत के साथ ही ये सपना भी टूट गया। वहीं परिजन के आरोपों के बाद मामला बेहद संगीन हो गया है। अगर ये सुसाइड है तो आखिर चेतन सुसाइड के लिए मजबूर हुआ क्यों, और अगर हत्या है तो इसका गुनहगार कौन है। जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस परिजन की शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन और सीनियर छात्रों से पूछताछ में जुटी है। परिजनों ने बताया, उसमें जांच कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन से भी इसकी पूछताछ की जाएगी। जो सीनियर छात्र बताए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम द्वारा इसका PM कराया जाएगा, उसमें BM में जो आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं गृह मंत्री ने कहा है कि रैगिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से निर्देश है, किसी भी तरह की रैगिंग पर पूर्णतः विराम भी है और ये अवैधानिक भी है। यदि इस तरह की कोई भी बात है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैंने बोला है सख्त कार्रवाई का। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रैगिंग से प्रताड़ना की बात सामने आई। वैसे संज्ञान में आया है, उसमें जांच चल रही है। पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब चेतन रैगिंग से जूझ रहा था तो कॉलेज प्रबंधन ने उसकी शिकायतों को अनसुना क्यों किया। इससे पहले भी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में आ चुका है। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन। हमारे बानी हमर गोट। नमस्कार।